नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए बच्चों, मुझे पता है आप सभी की रिक्वायरमेंट है कि मैम ग्रामर पढ़ाइए, ग्रामर कब पढ़ाएंगे, बहुत सारा बाकी है। मुझे पता है अच्छे से बहुत सारा बाकी है। उसके लिए हमें ये करना है कि अब बहुत कुछ हो चुका है, हमारा पद्य भाग भी अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। जो हिंदी है, सामान्य हिंदी है, वो पढ़ रहे हैं हम। सामान्य हिंदी में कुछ ही बाकी है, वो जल्दी से हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हम कहानी, खंड, काव्य इनको पूरा करते हुए और फिर हम धीरे धीरे उसी बीच में साथ में व्याकरण को भी थोड़े थोड़े चैप्टर के साथ पूरा कर लेंगे। जो टॉपिक भी हम जल्दी से कर पाते हैं वो फटाफट पूरा कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपका कोर्स कराने का जिम्मा हमने लिया है तो वो पूरी तरह से निभाएंगे। इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है, जो लिखा गया है, यानी कि जो कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी के द्वारा, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा जो उनकी कविताएं हैं उनको यहाँ प्रस्तुत किया गया है आपकी कविता संग्रह में, यानी कि आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये संकलित किया गया है। और आपके पाठ्यक्रम में यानी कि आपके सिलेबस के अंदर जो कविता है, उन कविता के लेखक अज्ञे जी, उनको आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 के रूप में, उनके जीवन परिचय के साथ में, उनके साहित्यिक परिचय के साथ में और उनकी सारी जितनी भी विधाओं है उनका परिचय के साथ में, यानी कि उनकी कृतित्व, उनका व्यक्तित्व और उनका साहित्य परिचय, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे उनके जीवन परिचय के रूप में लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे, ठीक है, कौन है ये, जिनका नाम बहुत बड़ा है आप सबको बहुत, लेकिन आप अज्ञे भी बोल सकते हैं, अज्ञे है ना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं अज्ञे जी। तो कवि है, एक संक्षिप्त परिचय। जन्म हुआ था अज्ञे जी का 7 मार्च सन 1911 ईस्वी में। याद रखना है आपको कि 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था कश्मीर। तो यहाँ देखिए इनके पिता का नाम क्या है, हीरानंद शास्त्री जी। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब पहले क्या होता था और अभी भी कई बार ऐसा होता है कि आप अपना नाम रख रहे हो, अपने नाम के पीछे आप अपने पिता का नाम जोड़कर और फिर आप चलते हो। तो इस तरह से यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी का जो नाम है उसमें हीरानंद उनके पिताजी का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं संपादन की तरफ। संपादन में सैनिक, विशाल भारत, साप्ताहिक दिनमान, नया प्रतीक, वाक, ये सब इनके संपादित इन्होंने संपादन किया था, वो सब इनकी पत्रिकाएं हैं। उसके बाद देखिए भाषा की बात करें तो क्लिष्ट एवं संस्कृत निष्ठ पदावली। संस्कृत निष्ठ किसे बोलते हैं कि जिसमें तत्सम शब्द आते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से यथावत हिंदी में प्रवेश कर गए हैं। इस प्रकार से उनकी जो भाषा है, उनके काव्य की, उनके गद्य पद्य जो भी है, उन्होंने बहुत सारी विधाओं में लिखा है। प्रयोगवादी कवि कहे जाते हैं। प्रयोगवादी कवि से मैं आपको बताती हूँ कि देखिए क्या होता है कि जब आधुनिक काल में भारतेंदु युग चला था, उसके बाद द्विवेदी युग चला था, उसके बाद छायावाद युग चला था, छायावाद के बाद में प्रगतिवादी युग आया। अब प्रगतिवादी युग में क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रगतिवादी युग के कुछ समय व्यतीत हो गया। उसके बाद जब अज्ञे आए तो अज्ञे ने प्रगतिवादी गुणों के साथ में प्रयोगवादी गुणों को भी ले लिया, नहीं प्रयोग के भी थोड़े थोड़े ऐसे लक्षण ले लिए जिनसे वह अपनी कविताओं का निर्माण करने लगे, कविताओं को रचने लग गए। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रयोगवादी प्रतिनिधि कवि के बारे में अगर कोई बात कही जाती है कि प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो हम अज्ञे जी का नाम लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन किया है, एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में जिनका नाम लिया जाता है वो अज्ञे जी है। आगे देखिए कि शैली की बात करते हैं कि छायावाद लाक्षणिक शैली, भावात्मक शैली, यानी कि उनके काव्य के अंदर कुछ कुछ छायावादी शैली भी नजर आती है, कुछ कुछ भावात्मक शैली भी नजर आती है और प्रयोगवादी सपाट शैली दिखाई देती है। बिल्कुल साफ सुथरी प्रयोगवाद का इसमें लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए मृत्यु की बात करें तो 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख रचनाएं देखिए यहाँ पर है, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, सुनहले शैवाल, विपथगा, परंपरा, शेखर एक जीवनी, यहाँ आएगा शेखर एक जीवनी, अरे यायावर, रहेगा याद आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं
अब हम पढ़ते हैं यहाँ अज्ञे जी के बारे में। सबसे पहले हमने देखिए क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने उनके जन्म के बारे में पढ़ा कि 7 मार्च 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ। अब आते हैं हम संपादन की तरफ। तो सैनिक, विशाल भारत, साप्ताहिक दिनमान, नया प्रतीक और वाक्य ये इनके संपादित है। ठीक है, भाषा की बात करें तो क्लिष्ट और संस्कृत निष्ठ भाषा, जो बहुत ही क्लिष्ट होती है यानी कि थोड़ी सी कठिन होती है। उसके बाद है शैली, छायावादी लाक्षणिकता की शैली दिखाई देती है, यानी कि छायावाद का भी असर उनके काव्य में दिखाई देता है। भावात्मक शैली भी दिखाई देती है। और उसके बाद में प्रयोगवादी सपाट शैली उनकी दिखाई देती है कि प्रयोगवाद का भरपूर जो प्रयोग किया गया है वो अज्ञे जी ने अपने काव्य में किया है। मृत्यु की बात करते तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षणभर, सुनहले शैवाल, विपदगा, परंपरा, शेखर एक जीवनी, अरे यायावर रहेगा याद। ये सारी आपको याद हो जानी चाहिए अभी का अभी। ये जो 3 पेज की 3 स्लाइड की जो चीज़ें हैं आपको याद हो जानी चाहिए। तो मान लीजिए जीवन परिचय तो याद हो गया। अब कृतित्व की बात करें तो कृतित्व ये रहा, ये इनकी रचनाएं लिख दो तो व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों याद हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम उनके साहित्य की तरफ कि साहित्य किस प्रकार का था उनका। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार, मद्रास में व्यतीत हुआ था। उनके पिता भी बहुत ही विद्वान थे, ऐसा नहीं ऐसे ही साधारण व्यक्ति नहीं थे। इनके पिता भी बहुत ज्ञानी पुरुष थे और ऐसे ज्ञानी पिता के होते हुए कोई बालक कैसे अज्ञानी रह सकता है। ठीक है, इन्होंने मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में फरार हुए यानी घर से भाग गए, क्रांतिकारी बन गए भाई आंदोलन में भाग लेने के लिए। अब उस समय माहौल ही ऐसा था, आज़ादी का माहौल था। आज़ादी प्राप्त करने का जो जुनून था छोटे छोटे बच्चों में भी था, जो युवा पीढ़ी थी उनमें सबसे ज़्यादा था कि हम भी देश के लिए लड़ेंगे, कुछ करेंगे। नेतृत्व थोड़ा सा प्रौढ़ लोगों के द्वारा होता था, लेकिन जो क्रांति का जो समूह था वो युवा पीढ़ी से भरा हुआ था। और सन 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हुए। 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद रहना पड़ा। नज़रबंद किसे कहते हैं कि पुलिस की निगरानी में, यानी कि आप अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते हो। पुलिस की पूरी मतलब कि जो भी आपके जिसके भी आप नज़रबंद हो वो आप उसकी नज़र में आप हमेशा हो, हर हरकत आपकी उसकी नज़र में रहेगी, ऐसा होता है नज़रबंद। आगे देखिए, किसान आंदोलन में भाग लिया। उस समय किसान आंदोलन भी काफ़ी चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि आज़ादी का ही, आज़ादी के साथ में किसान आंदोलन भी बहुत से चल रहे थे। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया था। कुछ वर्ष आकाशवाणी में रहे और सन 1943 से 1946 तक सेना में रहे। देखिए यानी कि 4 वर्ष तक 43 से 1943, 44, 45, 46 तक यानी कि वो सेना में भी रहे। उन्होंने सैनिक मतलब एक सैनिक का फर्ज भी निभाया था। घुमक्कड़ प्रवृत्ति क्या होती है? घूमने फिरने की जो आदत होती है, हर जगह घूमने जाना, यात्राएं करना, ये करना, उधर जाना, है ना, हर चीज़ के लिए हर स्थान को जानने की जागरूकता रखना, वो क्या होती है? घुमक्कड़ प्रवृत्ति। यानी कि उनकी जो प्रकृति थी वो कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था। प्रकृति का मतलब यहाँ हम क्या लेंगे? स्वभाव से। उनका स्वभाव कैसा था? घुमक्कड़, घूमने जैसा। ठीक है, घुमक्कड़ प्रकृति के वशीभूत होकर, वशीभूत का मतलब होता है वश में होकर अनेक बार अनेक देशों की यात्राएं की, समाचार साप्ताहिक दिनमान का संपादन किया और इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हो गया। यहाँ उनके जीवन की यात्रा समाप्त हो गई। आगे देखिए कि अज्ञे जी ने जब लिखना आरंभ किया तब प्रगतिवादी आंदोलन जोरों पर था। कविता छायावादी प्रभाव से मुक्त होकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति छोड़कर बाहरी जगत की ओर ध्यान देने लगी। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था, हमने महादेवी वर्मा को भी पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद को भी पढ़ा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी पढ़ा है और सुमित्रा नंदन पंत को भी पढ़ा है। ठीक है, इन चारों कवियों को पढ़ा है। ये चार कवि कौन है? छायावाद के आधार स्तंभ है, यानी कि छायावाद इन पर ही टिका है, इनके काव्य पर टिका है। अब आपने नोटिस किया थोड़ा सा कि छायावाद के अंदर मूलभूत क्या थी, यानी कि जो एक मर्म था, एक रहस्य था, वो क्या था कि आंतरिक अनुभूतियां थी।
चाहे आप महादेव वर्मा को देखो तो उनकी आंतरिक रहस्य को प्रकट किया गया है, आप जयशंकर प्रसाद को देखिए तो उन्होंने भी आंतरिक अनुभूतियों को प्रकट किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी आंतरिक अनुभूतियों को, उसके बाद जयशंकर सुमित्रानंदन पंत जी ने भी आंतरिक अनुभूतियों को, यानी कि अंतर्मुखी, वे सब अंतर्मुखी थे, स्वयं को लेकर उन्होंने काव्य रचना की। लेकिन क्या हुआ, छायावाद के बाद जैसे ही प्रगतिवादी आए तो प्रगतिवादी कवियों ने अंतर्मुखी जो प्रकृति थी, अंतर्मुखी जो स्वभाव था, एक रचना का एक माहौल था, उस माहौल को छोड़कर बहिर्मुखी यानी कि बाहरी दुनिया को उन्होंने अपनी काव्य का विषय बनाया। तो इस प्रकार से प्रगतिवादी कविता के पक्षधर कवियों के संपर्क में आकर और ये जो अज्ञेय थे, इन्होंने प्रगतिवादी काव्य धारा को लेकर और प्रयोगवाद का प्रयोग किया, यानी कि प्रयोगवाद एक नई कविता का लय लेकर आ गए। आगे देखिए, इस प्रगतिवादी काव्य का ही एक रूप प्रयोगवाद काव्य आंदोलन में प्रतिफलित हुआ। इसका प्रवर्तन तार सप्तक के द्वारा अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यय जी ने किया। अब देखिए क्या तार सप्तक क्या होता है कि जब तार सप्तक शुरू हुआ था तो उसके अंदर क्या था कि एक साप्ताहिक पत्रिका छपेगी, उसमें हर बार एक नए 7 कवियों का एक संकलन छपेगा, यानी कि 7 कवियों के द्वारा जो भी विचारधारा है, जो भी काव्य है, जो भी रचना है, उनकी वहाँ छपेगी। तो उसमें ये तार सप्तक में ये थे। तार सप्तक के द्वारा अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यय ने किया। इस काव्य संकलन में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित है। किस संकलन में? तार सप्तक जो काव्य संग्रह है उसके अंदर 7 प्रयोगवादी यानी जो प्रयोगवाद के पक्षधर है उन कवियों की कविताएं संकलित की गई है। आगे देखते हैं कि तार सप्तक की भूमिका इस नए आंदोलन का घोषणा पत्र हुई। अज्ञेय ने, अब तार सप्तक की भूमिका कैसे घोषणा पत्र हुई मैं आपको बताती हूँ कि भाई क्या हुआ, जैसे ही प्रयोगवाद का प्रवर्तन हुआ यानी कि अज्ञेय के द्वारा प्रगतिवादी कविताएं चल रही थी, छायावाद के बाद में प्रगतिवादी चल रही है, यानी कि बाहरी दुनिया को लेकर, वहाँ के यथार्थ को लेकर, कुछ विषयों को लेकर रचना करने लगे। अब हुआ ये कि भाई जैसे ही प्रगतिवादी चली, अज्ञेय आए तो अज्ञेय ने क्या करा, प्रगतिवादी के साथ साथ प्रयोगवाद को भी जोड़ दिया। अब कुछ चीजें ऐसी थी कि प्रगतिवादी जो कवि थे उन्होंने इसको मना कर दिया, मतलब कि इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन कुछ कवि ऐसे थे, कुछ रचनाकार ऐसे थे जिन्होंने अज्ञेय के प्रयोगवाद का समर्थन किया। तो उनमें से 7 कवि ऐसे थे जिन्होंने अज्ञेय के प्रयोगवाद का समर्थन किया, उनके संकलन में आए, उस समूह में आए और उन्होंने एक समूह बनाया। उस समूह के द्वारा तार सप्तक के वे कवि कहलाने लगे। ठीक है, ऐसे था ये तार सप्तक का कार्य। तो तार सप्तक की भूमिका इस नए आंदोलन का घोषणा पत्र हुई कि कौन से आंदोलन का, तार सप्तक के माध्यम से जो कविता संकलित की जाने वाली लगी वो प्रयोगवादी कविता के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, अज्ञेय ने अपने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति और समृद्ध कल्पना शक्ति तथा सहज लेकिन संकेतमय अभिव्यंजना के द्वारा परिचित भावनाओं के नूतन और अनछुए रूपों को उजागर किया। परंपरागत घिसी पिटी राजनीति, सुधार और क्रांति के दोहराए गए नारों के स्थान पर मानवीय और प्राकृतिक जगत के स्पंदनों को बोलचाल की भाषा में वार्तालाप एवं स्वगत शैली में व्यक्त किया। अब क्या था भाई, देखिए कि छायावाद में जो कल्पना थी, ठीक है, क्या बताया है कि छायावाद में जो कल्पना थी वो कल्पना रहस्यवादी थी, अंतर्मुखी अनुभूतियों की थी। अब यहाँ पर जो प्रगतिवादी कवि थे उन्होंने क्या किया कि बहिर्मुखी अनुभूति लेकर आए, यानी कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आकर और उनकी सच्चाई को प्रकट किया। अब छायावादी जो जितने भी कवि थे उनकी साहित्यिक खड़ी बोली थी। अब क्या है कि खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली को समझना थोड़ा कठिन हो गया था, लेकिन यहाँ पर प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों ने सरल भाषा में वार्तालाप के माध्यम से कुछ वाक्यांश, कुछ कथन, कुछ काव्य, कुछ रचनाएं कहने का प्रारंभ किया, यानी कि सरल भाषा को अपने काव्य का माध्यम बना दिया, ताकि स्वगत शैली यानी कि आपस में जैसे बात ही कर रहे हैं इस तरह से उन्होंने यहाँ पर शैली का व्यक्त किया। परंपरागत अलंकारिक और लाक्षणिकता के आतंक से काव्य शिल्प को मुक्त कर, यानी कि परंपरात्मक जो शैली चल रही थी, साहित्यिक खड़ी बोली चल रही थी या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली चल रही थी, उसके स्थान पर और लक्षण ग्रंथों के स्थान पर, अगर लक्षण ग्रंथों का जो भार था उनके ऊपर एक नियमबद्धता थी कि नियम के अनुसार कार्य करे थे, उस नियम को तोड़कर उनको काव्य शिल्प को मुक्त कर नवीन काव्य धारा का प्रवर्तन किया। और ये किन्होंने किया? अज्ञेय जी ने किया। किसके द्वारा किया? तार सप्तक के माध्यम से किया। आगे देखिए, आंगन के पार द्वार
अरियो करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोदे हुए हैं, पूर्वा सुनहरे शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्यलम चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आदि अज्ञे की प्रमुख रचनाएं हैं। ये बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं। निजी अनुभूति को अपने बनाए हुए शिल्प के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न अज्ञे ने किया, जो सहज ही विवाद का कारण बन गया। अब निजी अनुभूति, उन्होंने जो खुद ने सोचा, उस अनुभूति को उन्होंने शिल्प के कुछ शब्दों, कुछ भाषा, कुछ व्याकरण ऐसे शब्दों में पिरो के जब प्रस्तुत किया पाठक के सामने, तो उनका बहुत ही विरोध हुआ है कि आपने जो शैली अपनाई है वो शैली सही नहीं है। इस तरह से उनका विरोध प्रकट हुआ। आज काव्य क्षेत्र में उनके स्थापित होने पर भी मतभेद से मुक्त नहीं हो सका। मानव नियति और प्राकृतिक सौंदर्य के घिसे पिटे वक्तव्यों और मड़ी मड़ाई शैली से हटकर अज्ञे ने अपने अंतर मन को वाणी देकर बड़े साहस का काम किया। यानी कि जो परिपाटी चल रही थी, जो एक रीति रिवाज चल रहा था, उस रीति रिवाज को तोड़कर अज्ञे ने नई जागरूकता, नई संरचना भरी थी, नई शैली अपनाई थी, नया आविष्कार किया था, काव्य रचना में नया आविष्कार किया था। लेकिन कुछ आलोचक ऐसे थे जिनको पसंद नहीं आया, उन्होंने उनका विरोध किया, समीक्षा की, आलोचना की। लेकिन अज्ञे को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वे तो मुक्त थे, ठीक है, वे प्रयोग कर रहे थे, वो तो अपने जीवन में अपने अंतर मनों को बाहर प्रकट कर रहे थे, अंतर मनों को बाहर प्रकट करने के माध्यम से अपनी रचनाओं को वे रच रहे थे। आगे देखिए, इन्होंने समष्टि को महत्वपूर्ण अवश्य माना, किंतु साथ ही व्यक्ति की निजता और महत्ता को अखंडित रखा। यानी कि व्यक्ति का जो कुछ, निजता का मतलब होता है व्यक्ति का जो कुछ व्यक्तिगत है ना, कोई पर्सनल है उसका, उसको वैसा ही रखा जैसा होना चाहिए, उसको तोड़ मरोड़ नहीं किया है। उसके बाद में महत्वता, मनुष्य की महत्वता को अखंडित नहीं किया, यानी कि उसकी महत्वता को नहीं तोड़ा है। उसके बाद देखिए, व्यक्ति मन की गरिमा को इन्होंने फिर से स्थापित किया। यानी कि व्यक्ति के मन का भी कुछ होता है, यानी कि सब कुछ परिवर्तन है, सब कुछ जो मशीन की तरह चल रहा है, ये सही है क्या? क्या किसी की अंतरात्मा अपने हिसाब से जीवन जीना नहीं चाहती है? तो व्यक्ति के मन की अभिलाषाओं को पूरा करने का जो कार्य किया है वो किन्होंने किया है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे जी ने किया है। ठीक है, आगे देखिए, और उसके विकास को अनदेखा करने से जो गंभीर संकट उपस्थित होता जा रहा था उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कवि, कथाकार, निबंधकार, समीक्षक, घुमक्कड़, गंभीर अध्येता, नाटककार, पत्रकार, छायाकार होने के कारण अज्ञे के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में प्राप्त होती है। यानी कि सब कुछ, आप सब कुछ दे सकते हो, कि उन्हें एक कवि के रूप में देख सकते हो, एक कथाकार के रूप में देख सकते हो, एक निबंधकार के रूप में देख सकते हो, एक समीक्षक के रूप में देख सकते हो। समीक्षक यानी कि जो समीक्षा करता है, ठीक है। घुमक्कड़, क्योंकि घुमक्कड़ प्रकृति के थे, आप सभी को पता है। गंभीर अध्येता यानी कि गंभीर रूप से किसी चीज का अध्ययन करते थे। नाटककार के रूप में, पत्रकार, क्योंकि उन्होंने तार सप्तक को संपादित करने के बाद ये साबित कर दिया कि बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। तथा छायाकार होने के कारण अज्ञे ने के बहुमुखी, यानी कि बहुमुखी, वो किसी एक पक्ष को लेकर नहीं चले हैं, उनका ज्ञान तो सर्वांगीण था, और सर्वांगीण ज्ञान के कारण किसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बहुमुखी, प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। तो उसी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में प्राप्त होती है। किनकी रचनाओं में? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे जी की रचनाओं में। आगे देखिए, इनका विचार है कि बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या विचार है? देखिए, क्या है इस वाक्य का अर्थ? क्या है कि क्या बाहरी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य को संतुष्ट कर सकती है? क्या उसके मन की कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है? क्या सुख नहीं है उसके लिए, या कोई ऐसी चीज कि वह शांति से अपना जीवन यापन कर सके, सुखपूर्वक शांति से निःशब्द होकर अपना जीवन यापन कर सके? क्या ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है? तो अज्ञे जी ने कहा है कि इनका विचार यह है कि बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल मनुष्य की इच्छा नहीं है, उसकी कामना नहीं है, अपितु इसके अंतःकरण का विकास और समृद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। यानी कि उसके मन का विकास होना चाहिए। नहीं, मन प्रसन्न होना चाहिए, तब मन का विकास होगा, तब उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें जागृत होगी, कुछ सोचने समझने की शक्ति जागृत होगी। तो इसलिए मन का विकास बहुत आवश्यक है। असंस्कृति या विकसित मानस का व्यक्ति भौतिक संपन्नता से मुक्त होने पर भी अपने लिए तथा समाज के लिए समस्या बना ही रहता है। क्या है, क्या कह रहे हैं?
असंस्कृति, कोई संस्कृति से विमुक्त है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या सीखना है, क्या कैसे चलना है, ठीक है। दूसरा का है कि अविकसित मानस, जिसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ है। विकास मतलब जिसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है, तो विकास कैसे हुआ है? तो ना तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे असंस्कृति, जो संस्कार, जिसको किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं आता है, ना उसको किसी तरह से सहयोग किया जा रहा है, समाज ने जिसको एक तरफ अछूता छोड़ रखा है, क्या वह व्यक्ति समाज के लिए अच्छा साबित हो सकता है? वह तो एक तरह से कहा जाएगा रोग है, लेकिन ये रोग किसने दिया है? हमने दिया है। तो समाज के लोगों को क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति को आगे अपने साथ लेकर चलना चाहिए, जब इस रोग का निवारण हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए केवल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त नहीं है। अज्ञे जी निरंतर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण मानकर चलते रहते हैं। यानी कि केवल शरीर के पोषण की नहीं, मन के पोषण की भी आवश्यकता है। शरीर को आप अच्छा पोषण देकर हष्ट-पुष्ट बना रहे हो, ये ठीक है, लेकिन मन को भी अच्छा बनाइए, ऐसा ही हष्ट-पुष्ट बनाइए। तो अज्ञे जी का विचार यह है कि आप बाहरी दिखावे से नहीं, आप किसी भी चीज़ के आंतरिक मन, यानी कि उसके अंतःकरण का भी विकास होना चाहिए, अंतःकरण का को भी विकसित किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अज्ञे के अतुकांत छंदों में, अतुकांत मतलब जिसमें तुक नहीं होता है, जिसमें तुक नहीं हो, ठीक है। यानी कि अज्ञे के अतुकांत छंदों में सजग शब्द प्रयोग भाव और विचार की गहराई को खोखला हुआ सा लगता है। यानी कि देखिए, अज्ञे ने यहाँ पर जो काव्य लिखा है अतुकांत है, यानी कि जिसमें तुक मेल नहीं खाते हैं, तो वो छंद नहीं है। लेकिन ये है कि प्रगतिवादी कविता में आते आते छंदों का थोड़ा सा महत्व कम हो गया था। उन्होंने अपने विचारों को लिखना प्रारंभ किया तो उसमें तुक, लय, गति, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने बस अपने मन के विचार लिख दिए। इसी प्रकार से अज्ञे के अतुकांत छंदों में सजग प्रयोग का भाव दिखाई देता है, ठीक है। और विचार की जो गहराई है, उस गहराई को खोलता हुआ सा लगता है कि अज्ञे का जो काव्य है वो विचारों को खोलता है, अंदर की बातों को बाहर लाने का कार्य करता है, छंद वंद के चक्कर में वो नहीं पड़ता है। गंभीर प्रकृति का शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक ही इनके काव्यों को ग्रहण कर पाता है। देखिए, अगर कोई सीरियस होकर पढ़ता है इनके काव्यों को, या फिर कोई अच्छा पाठक है, यानी कि अच्छी तरह से किसी को ज्ञान है उस भाषा का, तो ही वह समझ पाएगा कि इस भाषा के माध्यम से अज्ञे जी ने क्या संदेश प्रकट किया है। अज्ञे निरंतर चिंतन और मनन के कवि रहे हैं। बाह्य जगत से उद्बुद्ध भावों एवं विचारों को वे अपने मानस में रचने पचने देते हैं और अपने व्यक्तित्व का सजग अंश बन जाने पर ही वे उन्हें अभिव्यक्ति देते हैं। कि जब उनके व्यक्तित्व का वे अंश बन गए हैं, यानी कि हर चीज को वे, ऐसा नहीं है कि बाहरी लोगों से जोड़कर उन्होंने किसी काव्य की रचना कर दी, ऐसा नहीं है। जब तक वे खुद महसूस नहीं करते हैं, अपने अंदर नहीं डालते हैं, अपने व्यक्तित्व से जोड़कर नहीं देखते हैं, तब तक वे उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान नहीं करते। अभिव्यक्ति का मतलब कि जब तक वे उस रचना को स्वतंत्र नहीं करते हैं। तो ऐसे थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे जी, जिनको हम पढ़ेंगे, जिनके काव्य को हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है उनका जीवन परिचय। आप सबको याद हो जाना चाहिए कि कब हुआ था। देखिए, 7 मार्च 1911 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। कश्मीर में हुआ था। हीरानंद शास्त्री जी उनके पिता थे, ठीक है। संपादन किया था, दिनमान साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था और भी बहुत सारी पत्रिकाओं का किया था। उसके बाद देखिए शैली, हम बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की बात, तो कुछ रचनाएँ आपको याद हो जानी चाहिए। आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, हरी घास पर शनभर। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे जी के द्वारा उनका जीवन परिचय आज हमने पढ़ा है। और जीवन परिचय को पढ़कर हमने जाना है कि अज्ञे जी अंतःकरण की बात करते हैं, यानी कि आंतरिक धरातल से उठकर बाहरी धरातल की तरफ ध्यान रखते हैं। उन्होंने व्यक्ति के मन के भावों को छुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति बाहर से, यानी कि कोई भी चीज़ बाहर से कैसी भी लगती हो, लेकिन उसके अंदर कितना दुख है, उस दुख को दूर करने का भाव यहाँ अज्ञे जी ने प्रस्तुत किया है। और वे बताते हैं कि हमें
किसी भी चीज़ को पोषण, अगर हम बाहरी पोषण देते हैं और बाहरी तरफ से सही है तो सब कुछ सही नहीं होता है। उसके आंतरिक मन को भी पोषण प्रदान करना चाहिए, उसके मन का विकास करना चाहिए, उसको शीतल रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 जो हमने जीवन परिचय पढ़ा है अज्ञे जी का समाप्त हुआ है। आगे के लेक्चर में हम लेकर आते हैं उनके द्वारा लिखी गई कविताओं को। तब तक के लिए थैंक यू।